सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी नवंबर 22 एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, फिर चाहे वो सीए फाउंडेशन के हो, सीए इंटर के हो या फिर सीए फाइनल के हो। आप तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हो और आपको तीनों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो कि पर्सनली मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। ठीक है, तो आपको भी वो बातें कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे, आपको सही लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर जो लोग सोच रहे हैं ना कि एग्ज़ाम बहुत ही नेक्स्ट लेवल आने वाली है, बहुत टफ आने वाली है, पास्ट अटैम्प्ट से जो है हमने एनालिसिस करा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आ रहे हैं तो अभी भी बहुत टफ आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इसीलिए आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ लग रही है। आप अगर उनको सिंपल नज़रिए से देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी तो नहीं है। क्या होता था कि वो जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा आईसीआई है, वो इतना ज़्यादा हमारा इंटेलिजेंस लेवल चेक कर ही नहीं रहा है अभी तक। आईक्यू लेवल वो टेस्ट करने बैठे ही नहीं उतने लेवल पर हमारा। तो ये मैं कैसे बोल रही हूँ इतनी बड़ी बात, क्योंकि हमको क्या लगता है जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं इंटर के लेवल पर, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं फाउंडेशन के लेवल पर हम पढ़ते हैं, तो हमको लगता है मतलब सीए फाइनल में भी जब मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो इतनी टफ है ही नहीं। मतलब हमको लगता है कि चीज़ें तो काफ़ी आसान है, कोई कोई चीज़ जब हमको समझ नहीं आती और बाद में अब जब हमको समझ आ जाती तो हमको लगता है कि हम इसमें क्या था, ये हमको पहले क्यों नहीं आ रही थी समझ। तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। अगर उनको चीज़ों को मुश्किल करना ही होता ना वास्तव में, वो कुछ ऐसा डाल देते कि भले ही आप उसमें सिर फोड़ लो अपना, आपको नहीं आएगा समझ। तो ऐसा तो हमारे सिलेबस में कोई पोर्शन है ही नहीं कि आप कितना भी उसमें अपना कर लो, आपको समझ नहीं आएगा। सब चीज़ें आपको आसानी से समझ आती रहती है कि ठीक है, ईजी टू टेक है, मतलब बहुत आसानी से आप उसको समझ लेते हो, अंडरस्टैंड भी कर लेते हो और ग्रेस्प कर लेते हो। बस दिक्कत क्या आती है पता है, फिर आप बोलोगे कि अगर ऐसा होता ना तो 100% लोग पास हो जाते हैं। तो मेरी पूरी बात सुन लो पहले। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। आईक्यू लेवल पर चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, पर ईक्यू लेवल पर चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये है कि भले ही वो तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल चेक उतना नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट तो हम है ही सही, और हमारा इंटेलिजेंस लेवल भी चेक हो रहा है, बट उतने लेवल पर नहीं हो रहा है जितना ईक्यू लेवल पर वो हमारा टेस्ट कर रहे हैं। सिलेबस उन्होंने इतना वास्ट करके रखा है, इतना वास्ट, मतलब जो बच्चे लिटरली इंटर में दोनों ग्रुप्स देते ना, उनको लगता है कि यार मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं करना। एक ना एक टाइम पर हर बच्चे को ये लगता ही है कि पॉसिबल है ही नहीं चीज़ों को करना। तो बस वही तो उन्होंने इसी चीज़ का उन्होंने वो ले रखा है कि यही मेन रीज़न आता है कि जो बच्चे उनका ईक्यू टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं ना, वो हर चीज़ पास कर लेते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि आपका वो पेशेंस लेवल हर जगह पर टेस्ट कर रहे हैं। जो बच्चा बीच में डर जाता है, घबरा जाता है कि यार अब नहीं हो रहा कोर्स, जिसकी पढ़ने की आदत उतनी नहीं रहती, जिसके सिटिंग आवर्स उतने नहीं रहते, वो बच्चा डर जाता है सीए में आके, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, आपको उतना भेजा मारी नहीं करनी चीज़ों के पीछे, पर टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो उतनी देर टाइम नहीं देते। वो बच्चे हैं जो कि शुरुआत से ही कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो अब उनसे इतनी देर बैठने की उनकी आदत नहीं है, तो अब उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आपको बस वही चीज़ करनी है। आपको पता चल गया अब तो कि हमको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, हमको हमारे सिटिंग आवर्स पढ़ाने हैं, जितना हो सके हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है। और ये कब होगा, जब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, आप चीज़ों को उसके प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे। कि मान लो अगर आप ये पढ़ रहे हो और अब आपको कहीं ऑडिट करने जाना है, तो अब आप उसको कैसे एप्लीकेबल करोगे। तो आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में कनेक्ट करना है। कि अगर मान लो आप कोई इंडेक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई एसएस पढ़ रहे हो, कोई एएस पढ़ रहे हो, तो आपको उनको पता होना चाहिए कि इसको हमको अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में ही कैसे अप्लाई होंगे। उस नज़रिए से जब आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, तब आपको चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अब नेक्स्ट दिक्कत जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी थी और बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं, वो ये रहती है कि हम इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना ज़्यादा कोर्स होने के कारण हम क्या करते हैं कि चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। हम जिन लोगों को मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उनका, जो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल ईजी है। लेकिन हम जैसे मुझ जैसे लोग जो कि मैनेजमेंट में थोड़े से डगमगा जाते हैं, वो इतना अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, मतलब हम उसको फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया, पूरे पूरे दिन हम वो पढ़ रहे हैं। और किसी सब्जेक्ट को, खास करके जो सीए इंटर के लोग हैं ना, वो ईआईएस एसएम से इसको रिलेट कर सकते हैं
कि EIS SM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम कितना भी चाहे वो छूट ही जाता है, मतलब वो हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनको हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिन पर हम लाइक सोचते हैं कि हम इसमें 80-90 ले आएंगे, और मान लो कि अगर वो 80-90 नंबर नहीं आ पाते और हमारे 60-70 आते हैं उसकी जगह, और EIS SM जैसे सब्जेक्ट जिन पर हमने हमारी बिल्कुल अच्छी कमांड ही नहीं बनाई, तो वो सब्जेक्ट भी 35 तक ले आते हैं उसमें, तो वो भी नहीं हो पाता। या फिर अगर मान लो उसमें 40 भी आ जाते तो हम एग्रीगेट में रह जाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट है यहाँ पर। तो आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली यहाँ पर कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी बिल्कुल अच्छी कमांड नहीं है। और ये कब पता चलेगा आपको, जब आप लिख लिख के देखोगे कि ये सब चैप्टर ये मैंने कर लिया, ये चैप्टर जो अगर आप ओरली उसको सोचोगे ना तो आपको कभी इतना अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो रिटर्न में करना शुरू करो कि ओके इस सब्जेक्ट में मैंने ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, इसमें ये करा है, तो कौन सा सब्जेक्ट जो है इस पर मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरा बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप वो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो और इन 15 से 20 दिनों में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो कि आपके बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दिक्कत इस कोर्स की, इस CA कोर्स के स्टूडेंट्स की मैं बोलना चाहूँगी वो ये रहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई RTP सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस हमसे बाई चांस नहीं बन रहे तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, अपनी तैयारी को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं सिर्फ उस एक टेस्ट पे। अब हो सकता है वो एक टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया, अगला टेस्ट आपने दे दिया वो आपका अच्छा चले गया, बट उस एक टेस्ट के बेसिस पे हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमने अभी तक जो पढ़ा इतना पढ़ लिया, उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, टेस्ट हमारा क्लियर नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो आगे आने वाले 20 दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी हो जाती है मेजर गलती। अब क्या होता है कि मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि RTP का जो लेवल रहता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है हमारे ICAI के पेपर्स के कंपैरेटिवली। RTP के क्वेश्चंस थोड़े टफ पड़ते हैं, ICAI मेट के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो लाइक अच्छे रहते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बट ICAI मेट के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल रहते हैं। जो क्वेश्चंस ICAI मेट में आपको टफ लगेंगे ना वो क्वेश्चंस एक एवरेज लेवल के होते हैं बेसिकली, और वही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बैठते हैं जो ICAI मेट में आपको क्वेश्चंस टफ लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर RTP आपसे नहीं बन रही है, टेस्ट में आपके उतना अच्छे नंबर नहीं आने, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता कि 10 क्वेश्चन है तो 10 आपके गलत होंगे, आपके मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चंस गलत होंगे। तो वो देखो कि ऐसी कॉमन जगह कौन सी है जहाँ पर आपका हर बार आप गलती कर रहे हो, तो वो जगह जो है स्पेसिफिक अगर कोई टॉपिक है तो उसको लिख के रखो कि यार इस जगह मैं हमेशा गलती कर रहा हूँ। और ये कब आप कर पाओगे, जब आप अपना टेस्ट खुद चेक करोगे। हम क्या करते हैं आजकल टेस्ट सीरीज में, लाइक सामने वाला हमको टेस्ट चेक करके दे देता है तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट 5-10 मिनट में कि ओके ओके यहाँ पे गलती और ये सब है, ठीक है। पर जब आप अपना टेस्ट खुद चेक करते हो, जब आप अपना एग्जामिनर खुद बनते हो ना, तब आपको पता चलता है। आप उस पेपर को ऐसे देखो कि किसी और ने लिखा है और अब आप उसको चेक करो, तो आप कैसे करोगे, तब आपको पता चलता है कि आपने वास्तव में क्या गलती करी है। तो हो सकता है आपका आधा 1 घंटा ज़्यादा लगे चेक करने में, लेकिन आपको डीप लाइक इन डेप्थ आपको पता चलता है कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, कौन कौन सी छोटी मिस्टेक्स है जहाँ पर आपकी लाइक बार बार वो चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ जगह है, आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पर उसको आइडेंटिफाई कर उस पर वर्क करके उन चीज़ों को क्या करना है, करेक्ट करने की कोशिश करनी है इस लास्ट टाइम पर। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे इतने बोलने के बाद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी वो सेम चीज़ करने वाले हैं। वो लास्ट बात ये है कि इस टाइम पर हर कोई पढ़ रहा है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाह रहा है कि हम अगर अभी 10 घंटे दे रहे हैं तो हम 12 घंटा देना चाहते हैं, 16 घंटे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं ये बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना टाइम दे रहे हो, इट्स अबाउट कि आप उस टाइम जितना भी आप टाइम दे रहे हो, अगर आप 12 घंटे की जगह 8 घंटे भी दे रहे हो तो आप उसको कितना अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। आप उसको ऐसी जगह तो नहीं दे रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत करी है, जहाँ पर आपको और मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, उस टाइम को देने के बावजूद भी 19-20 का डिफरेंस आ रहा है। आपको उस जगह पर अपना टाइम देना है जहाँ पर आप डिफरेंस ला सको 10 से 20 का, मतलब बहुत ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर अपना टाइम दो, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मल्टीपल रिविजन्स करे जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा पक्का बना लें इसको। आपके अगर इतना आपने कर रखा है कि आपका हो गया अच्छी तरीके से, तो बार बार करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ ऐसा करो, अगर आपने लाइक रिविजन्स कर लिए तो आप टेस्ट देना शुरू कर दो
या फिर कुछ लोगों ने बिल्कुल रिविजन्स नहीं करा और उन्होंने टेस्ट देना चालू कर दिए। तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि हम करते हैं। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमको कहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं हो कि हम गधा हमाली कर रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं और हमको लाइक एक बिना डायरेक्शन के हम कोई काम कर रहे हैं कि हमारा फ्रेंड अगर टेस्ट दे रहा है तो हमने भी टेस्ट देने शुरू कर दिए, या फिर कोई और रिवीजन कर रहा है तो हमने भी रिवीजन करना शुरू कर दिए। तो आपको अपने लेवल पर देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारा किस तरीके से काम बन सकता है, हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो इसको समझ गए होंगे, और जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, इन सारी चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट करेंगे वही लोग जो है वो क्लियर करेंगे एग्ज़ाम। तो बिल्कुल भी लाइक ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की। एकदम अच्छे से पढ़ो, बिंदास तरीके से पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और अगर इतना नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो जितना पढ़ रहे हो उतना सही डायरेक्शन में पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।